नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ कौशाम्बी चायल विधानसभा से समाजवादी पार्टी नेता चंदबली पटेल जी हैं। चंदबली पटेल जी 2012 में चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत कम वोटों से जीत से महरूम रह गए। आज हम चंदबली पटेल जी से उनके राजनीतिक विचार और तैयारियों के बारे में बातचीत करेंगे। पटेल जी, सबसे पहले मेरे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम लोगों का यही है कि 2022 के लिए चंदबली पटेल जी की कैसी तैयारी है? हमारी तैयारी तो देखिए, हम तो 2012 से चुनाव हारने के बाद भी आज तक जनता के बीच में उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे चुनाव लड़ रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा 2022 के लिए वो करेंगे। नहीं, वो ठीक है, निर्देश तो उनका आएगा, लेकिन आपकी पर्सनल तैयारी चायल से क्या है? हमारी तैयारी है, हम बूथ सेक्टर और जनता के बीच में लगातार काम कर रहे हैं और उनके सुख दुख में हिस्सेदारी करते, हमारी भागीदारी रहती है। जाते हैं वो लोग भी, हमारे पास कार्यकर्ता जो हैं सब आते हैं। और एक संभावना ये बन रही है कि आपको सिराथू शिफ्ट कर दिया जाएगा चायल से, जो है कोई दूसरा। अब देखिए, हम सिराथू से टिकट तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहाड़ से टकराने के लिए कह दें तो हम पहाड़ से भी टकरा जाएंगे। हम मांग रहे हैं चायल से टिकट, क्योंकि चायल से हम चुनाव 2012 में लड़े। 2017 में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया, लेकिन गठबंधन में कांग्रेस में चली गई। सर, एक बात ये कहा जाता है कि चायल विधानसभा से एक कद्दावर नेता जो बसपा से आए हैं, इंजीत सरोज के बड़े करीबी आसिफ जाफरी और पूर्व विधायक, वो भी जो है टिकट मांग रहे हैं और चायल से ही हैं जी। ऐसे में एक नेता के ऊपर कद्दावर नेता का हाथ है और दूसरे जो है आप वहाँ कर्म भी किए हैं, तो ऐसे में चायल से आसिफ जाफरी और चंदबली पटेल में टक्कर होगा तो आपने कहाँ मानते हैं? हम देखिए, हमारा किसी से कोई टक्कर नहीं है। नहीं, हम दावेदारी जो व्यक्ति पार्टी में काम करते हैं, और आसिफ जाफरी नहीं, तमाम लोग टिकट की दावेदारी करेंगे। हम भी दावेदारी हमारी भी है, उनकी भी दावेदारी है। जो व्यक्ति पार्टी में काम करता है उसको टिकट मांगने का हक है। जो व्यक्ति पार्टी में काम करता है उसको संगठन का पद भी मांगने का अधिकार है। तो वो आसिफ जाफरी अगर पार्टी में आ गए हैं तो वो भी टिकट मांग सकते हैं। नहीं, मांग नहीं सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल भी अगला यही है, क्या चंदबली पटेल फिर त्याग करने के लिए तैयार है? नहीं, त्याग, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर जो निर्देश होगा, हम तो कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कह देंगे कि चंदबली पटेल जी आपको नहीं लड़ना है तो फिर देखेंगे, नहीं लड़ेंगे। अगला सवाल मेरा यही था कि 2012 में केवल 1290 वोट से आप चुनाव हारे थे। 1140 वोट से। बहरहाल चुनाव आयोग के डाटा में 1290। अच्छा, 1290, ठीक। 1290 वोट से आप चुनाव हारे थे। फिर भी 2017 में ये सीट चायल की कांग्रेस को दे दी गई जी। और अगर ऐसी कोई कंडीशन 2022 में बनेगी तो चंदबली पटेल फिर त्याग कर देंगे? तो देखिए, त्याग तो हम कर देंगे, लेकिन जो परिणाम 2017 के आए हैं, 2017 के आए हैं, वो परिणाम 2022 में भी आएंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखिए सरकार बनाना है। सरकार बनाने के लिए विधायक की जरूरत है। ये पार्टी को चैलेंज है क्या कि अगर चंदबली पटेल चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप चुनाव से? चैलेंज नहीं है, चैलेंज नहीं है, लेकिन उनका 2017 में भी चुनाव लड़े थे आसिफ जाफरी जी, और 2017 में आपने आपके पास वो भी डाटा होगा। तीसरे नंबर पर थे वो, तीसरे नंबर पर थे। जो गठबंधन के प्रत्याशी से दूसरे नंबर पर थे। और आपको एक डाटा और बता दूं मैं, 2007 से 2007 में चुनाव लड़े थे रामचंद्र पासी, गिरीश पासी, नहीं 2007 में 2007 में दयाराम पासी, हाँ, विधायक दयाराम पासी लड़े थे, और समाजवादी पार्टी से लड़े थे रामचंद्र पासी। तब वो सुरक्षित सीट थी। और तब यही समीकरण यादव और मुस्लिम के जो बेस वोट, तो समाजवादी पार्टी का यही 2 वोट माना जाता है। तब भी समाजवादी पार्टी वहां पर अधिकतम 23,000 वोट पाई है। और वही जो 2012 का जब चुनाव हुआ तो हमें 54,000 वोट मिले थे। 53,000, मतलब आपने अपने समाज का वोट जोड़ा बेस वोट के अलावा। और जबकि एक यादव बिरादरी का निर्दलीय लड़ गया था, 4,985 वोट वो पाया है। मतलब आप मानते हैं कि जातिवादी राजनीति हावी है? और देखिए, जातिवादी राजनीति तो पूरे देश में आज की डेट में, हिंदू मुस्लिम जातिवादी, तो इससे हम ना बच सकते हैं ना कोई पार्टी बची है। कोई बची तो है नहीं। चलिए, समीकरण पर बात करूंगा। आप एक चीज और बताइए, चायल इतना पिछड़ा हुआ है, जबकि पर्यटन के रूप में तो वहाँ बहुत विकास हो सकता है, क्या वजह है? इच्छा शक्ति नहीं है। सरकारें तो सपा की भी रही है। सपा की सरकार हमारी रही है। आप सपा की सरकार में देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
कौशाम्बी को जोड़ने के लिए 4 लेन यहाँ से कोखरा से और कौशाम्बी तक बनाया बसपा था। कहती है हमने नहीं, आप पता रिकॉर्ड देख लीजिए कि बसपा ने किया है, किसने किया। वो 4 लेन समाजवादी पार्टी में की सरकार में अधिग्रहण हुई जमीन, और समाजवादी पार्टी की सरकार में उद्घाटन भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान विधायक संजय गुप्ता उप मुख्यमंत्री के बड़े करीबी हैं और वो चायल के लिए खूब काम कर रहे हैं। हाँ, करीबी हैं, उन्होंने अपना काम किया, ये बात आप सही कह रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किया, 100-150 बीघे जमीन गरीबों की कब्जा कर लिए। अब जिसके ऊपर डिप्टी सीएम और सीएम का हाथ होगा और उसकी नीयत खराब हो जाएगी तो जमीन कब्जा करेगा। जहां पहले उनके पास एक छोटा सा स्कूल था, उन्होंने 3 स्कूल बना लिए और जमीनें तमाम कब्जा कर लिए। मतलब उन्होंने अपना विकास किया, क्षेत्र का विकास। आप जा करके देखिए कितना विकास उन्होंने किया है। जो भी काम हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। हमारी सरकार में 12 से 17 के बीच में बिजली, आप एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, बिजली के लिए काम, इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम किया था सरकार ने हमारे, वो पूरे प्रदेश में किया था। उसमें हमारा कौशाम्बी भी है, जिसमें कौशाम्बी ने कभी आज तक समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में कौशाम्बी का कभी योगदान नहीं था। हाँ, ये बात मैं पूछना भी चाह रहा था। कौशाम्बी में कहा जाता है 1992 से पार्टी सरकार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है और 1992 से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में कौशाम्बी का कोई योगदान हाँ, नहीं ये था। मैं जानना चाह रहा 2014 में वाचस्पति जीते उपचुनाव जीते थे, लेकिन वो सरकार हमारी तो पहले से बनी थी, उनका कौशाम्बी का कोई योगदान एक भी विधायक देने का नहीं है। अच्छा, ये बताइए ना कि कहते हैं कि कौशाम्बी जो है, सिराथू हो, मंझनपुर हो या चायल हो, ये बहुजन समाज के लिए बहुत वहाँ दलित जाता है, तो दलित तीनों सीटों में जाता ऐसी कंडीशन में फिर भी जो है 2017 के चुनाव में 3 सीट भाजपा जीत गई। हाँ, तो वो हिंदू मुस्लिम किया उन्होंने, हिंदू मुस्लिम किया, हिंदू मुस्लिम में चलिए, वो तो मुद्दा है, वो तो रहेगा, हाँ, हमेशा रहेगा। फिर वो रहेगा तो 2022 में क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, अब नहीं रहेगा। अभी देखिए जनता खूब ऊब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, तो बसपा मजबूत रहेगी फिर? नहीं, बसपा का तो समीकरण ही नहीं रह गया अब तो। अब आप देख रहे हैं उसमें तो काम ही खत्म है उनका। लड़ेगी जरूर भाई, बसपा तो लड़ेगी। जब 2007 में 2012 में वो जो है इतनी समाजवादी पार्टी हर जगह जीत रही थी, तब भी वहाँ बसपा मजबूत थी। तो नहीं, वो बसपा हमारी, अब आपको बता दें, बसपा मजबूत थी जब बसपा के पास सभी बिरादरी का वोट था। अब बसपा के पास ना तो दलित बचा है ना मुस्लिम बचा है। और 2012 में जो जीते हैं, आसिफ जाफरी जी जीते थे हमारे सामने, वो मुस्लिम और दलित का समीकरण बन गया। मुस्लिम हमें भी वोट दिया, लेकिन मुस्लिम वोट अपना दल में भी कुछ गया, अपना दल से एक कैंडिडेट लड़ गया था। हम मुश्किल से उस समय 20% लगभग हमको जो समाजवादी का बेस वोट था मुस्लिम बिरादरी का, यादव ने वोट किया हमें, जो 2 बिरादरी ही वाईएम कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का केवल यादव और मुस्लिम वोट दिया, लेकिन आसिफ जाफरी हो जाती है। अब उनको, हाँ, उनके साथ ये हुआ कि पहली बार समान सीट हुई थी तो वो हो गया और उनके साथ गए। आप मानते हैं अब हमारी पार्टी में आ गए हैं भाई, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। आप ये बात मानते हैं कि सिराथू, चायल, मंझनपुर तो सुरक्षित है, हाँ, चायल जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत सीट है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम पर विश्वास जताएंगे तो उनको हम जीत करके जाएंगे, उनको उनके साथ सरकार के साथ रहेंगे, काम करेंगे। चंदली जी के बारे में कहा जाता है दरबारी राजनीति ज्यादा करते हैं, सही है क्या? दरबारी राजनीति मतलब जैसे ऑफिस की राजनीति, हमारे पास आप देख रहे हैं कोई ऑफिस ही नहीं है। नहीं, अपनी ऑफिस नहीं, नेताओं की, बड़े नेताओं की। मैं केवल एक नेता को नेता मानता हूँ, मुलायम सिंह को, अखिलेश यादव को। अच्छा, बाकी मैं किसी को नेता मानता नहीं समाजवादी पार्टी में। नेताजी हमारे संरक्षक हैं और नेताजी हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं। आपको बता दूं, मैं 2008 में मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और नेताजी ने मुझे पार्टी ज्वाइन कराया। उन्होंने मुझे कुछ बहुत अच्छी बातें 10 मिनट में बताया। वो बातें मुझे आज भी याद हैं। नेताजी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आज हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं और मेरे नेता भी हैं और मेरे छोटे भाई भी हैं। मैं उनसे, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं बड़ा हूँ उनसे। अच्छा नेताजी, एक चीज बताइए, किसान बिल का विरोध समाजवादी पार्टी करती है, जबकि किसान बिल जो आया है उसमें तो किसानों को बहुत फायदे हैं। आप भंडारण कर सकते हैं। एक फायदा बता रहा हूँ कि अब जो है भंडारण करने के लिए कोई रोक नहीं है, देश की किसी भी मंडी में बेचे कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ में जो है कंट्रोल खेती के माध्यम से वे अपने
कि अपने उत्पाद का मूल्य खुद तय कर सकते हैं, तो इसका विरोध सपा क्यों कर रही है? नहीं, अब आप किसान बिल का आप बात कर रहे हैं, तो किसान बिल में एमएसपी इन्होंने खत्म कर दिया। नहीं, एमएसपी खत्म नहीं है, एमएसपी रहेगी। एमएसपी के ऊपर भी किसान अपना सौदा बेच सकता है। एमएसपी इन्होंने ये अब आप पढ़े हैं किसी मैंने पढ़ा है आपने, तो उसमें आप फिर से पढ़ लीजिएगा। एमएसपी जो मैंने टीवी में देखा, अभी तक मेरे पास कॉपी तो नहीं आई, मैं मंगाया हूं, कल आ जाएगी। एमएसपी खत्म कर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एमएसपी से ऊपर किसान बेचे। ये कह रहे हैं ना कि अब एमएसपी जब खत्म हो जाएगी तो किसान एमएसपी से ऊपर अपनी उपज बेचेगी। लेकिन इनकी प्लानिंग देखिए ये है कि ये पूरे देश में जो इनके पास उद्योगपति हैं, अदानी अंबानी जैसे तमाम लोग हैं, इनको एक एक प्रदेश बेच देंगे कि आप इस देश की पूरी मंडियों का आप करेंगे, इस प्रदेश में आप करेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं कोई एयरपोर्ट बेचे दे रहे हैं, कहीं रेलवे स्टेशन बेचे दे, इसी तरह ये मंडियां बेच दी जाएंगी। अच्छा नेताजी, एक चीज बताइए, कोई भी सरकार हो, क्या ऐसा कानून बनाना चाहती है जिससे जनता का नुकसान हो? अब देखिए, बनाना तो चाहिए, जनता, आम जनता के हित में। जनता ही भाग्य विधाता है, राजनीतिक पार्टियों की और नेताओं की भी। तो जब बनाना तो चाहिए ऐसा कानून कि किसान, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आप खुद किसान नेता हैं? हम खुद किसान हैं। हमारे पिताजी किसान थे और आज भी हमारा पैतृक जो व्यवसाय है वो कृषि ही है। लेकिन कृषि, आप सोचिए कि एक ये रिपोर्ट है उसकी, जो सरकारी इनका आंकड़ा है कृषि विभाग का, कि 1 किलो गेहूं बनाने में 26 या लगभग 27 रुपए का खर्च आता है। आप एमएसपी 19 रुपए रखते हो, गेहूं 20 रुपए, गेहूं आप 19 रुपए 20 रुपए में आप किसान खरीदते हो, तो किसान कैसे 2 गुना आय अर्जित करेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट खेती की तरह तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रही थी। हम अपने खेत में मजदूरी करेंगे, ये डर है किसान खुद मजदूर हो जाएगा। हम खुद मजदूर हो जाएंगे और अदानी अंबानी की मजदूरी करेंगे। और जब वो उन्होंने 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और आज अगर हमारा 1 बीघा खेत का 10,000 रुपए साल में देंगे तो 20 साल तक वही देंगे, बढ़ाएंगे नहीं बीच में। और वो हमें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उनको नहीं छोड़ सकते। ये कोर्ट नहीं जा सकते, डीएम और एसडीएम डीएम एसडीएम किसकी होती है? जिसकी सरकार होती है। सरकार क्या, जिसकी जो बड़े लोग होते हैं उनके होते हैं, पैसा वो दे देंगे, हम थोड़े दे देंगे। हम किसान हैं, हम पैसा कहाँ से देंगे डीएम एसडीएम को? वो किसान उनको, चूंकि कोर्ट का प्रावधान नहीं है, डीएम एसडीएम का प्रावधान है उसमें। यही तो नुकसान किसका है बताइए? जो है विरोध का एक। और जब ये मंडियां खत्म कर देंगे, एमएसपी खत्म कर देंगे, तो मंडी में इनका पूरा आधिपत्य होगा। वो कह देंगे 10 रुपए किलो गेहूं लेंगे। कृषि तो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता भी नहीं। हाँ, उनको कानून बनाना तो देखिए, किसान सबसे मजबूर आज है और कल मजदूर हो जाएगा। आज मजबूर है, कल मजदूर हो जाएगा। इसलिए हमारे नेताजी हमेशा सदन में किसानों की बात करते हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा नेताजी, एक चीज बताइए, आपको लगता है, अभी आपके प्रतिनिधिमंडल भी हाथरस गई थी, हाथरस केस को जो है यूपी सरकार सही संभाल नहीं संभाल पाई। अब आप सोचिए, संभाल लेती तो उस बेटी की लाश को उसके परिवार वालों को तो देते। क्या ऐसी जल्दी थी कि उसको केमिकल डाल के जला दिया गया उस लड़की को? क्या ऐसा कुछ खास था भाई? अगर सरकार इतना बड़ा बवाल होने से बचाना चाहती थी तो उसको क्यों जलवा दिया सरकार ने? डीएम और एसपी की आप भी जानते हैं, डीएम और एसपी की ये हैसियत नहीं है कि बिना मुख्यमंत्री जी के इशारे के कोई काम कर देगा। और अगर उसको सस्पेंड क्यों किए हैं भाई? हम तो कह रहे हैं उसको बिल्कुल नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये काम तो यूपी सरकार नहीं कर सकती, तो केंद्र करे। केंद्र तो इन्हीं का है, क्योंकि संसद से होना रहता है। केंद्र में भी तो भाई आईएएस और आईपीएस का वहां से है, राष्ट्रपति तो क्यों नहीं कर देते हैं? ये संस्तुति बना के भेजें वहां सदन में, कैबिनेट में पास करके राष्ट्रपति से मंजूरी ले। चलिए सर, कुछ स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं। आप चायल से लड़ना चाहते हैं, चायल के विधायक वर्तमान में उप मुख्यमंत्री करीब भी हैं। आज चंदबली पटेल एज ए चायल के नेता होते हुए चायल की मुख्य समस्या क्या समझते हैं? अब मुख्य समस्याएं देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो वहाँ की सड़कों का है, किसानों का है। किसानों का अब बिजली की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर। बिजली की समस्या इस तरह की इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया। हमारी सरकार में, हमारी विधानसभा में केवल 4 पावर हाउस बने थे,
इस सरकार ने एक बिजली का तार भी नहीं लगाया अब तक, 3.5 साल की सरकार चार में। पावर हाउस इलाहाबाद में बने थे कि उधर भी बने थे? चायल में अकेले 4 पावर हाउस 33 केवीए का हमने राष्ट्रीय पावर स्टेशन रहा होगा सर। 33 केवीए का पावर स्टेशन की बात कर रहा हूँ, पावर हाउस उसी को बोलते हैं। अच्छा, सब स्टेशन, सब स्टेशन। सब स्टेशन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उस समय चीफ मिनिस्टर थे, तो 12 से 17 के बीच में हमने उनसे कह करके 4 पावर हाउस अपने विधानसभा में बनवाया था, और हमारे जनपद में कुल 12 पावर हाउस बने थे उस समय। वो आसिफ जाफरी कह रहे चायल में हम ले आए थे। एक पावर हाउस बता दें, तो वही जिसकी बात आप कर रहे हैं। अब वो अब आ गए हमारी पार्टी में, हम उनका विरोध नहीं करते। हमारी पार्टी में आ गए हैं, हम उनका विरोध नहीं करते। लेकिन वो जब बसपा शासन काल में थे, तो बसपा शासन काल की बात करें, तो विधायक नहीं, तब वो विधायक नहीं थे, तो कहाँ से ला दिए? जो विधायक थे तो उन पर नहीं, ला कहाँ से दिए? उनसे अब उनसे पूछिए कि आप समाजवादी पार्टी की बात मत करिए। आप जब बसपा में विधायक थे तब आपने क्या किया बसपा जनता के बीच में? बसपा सरकार में नहीं थे तो विधायक तो थे, विधायक थे जब। तो एक भी जाके उनसे पूछिए कि एक बोर्ड क्या लगा है उनका, कहीं दिखाए तो। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए। मैं अब उनका इसलिए विरोध, ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बसपा में थे वो, उसका उस समय कर रहा हूँ। वो सपा में आ गए हैं, उनका स्वागत है। हाँ, अब सब पाप धुल गए। अब पाप नहीं धुले। जो हम करेंगे, जो हम करेंगे उसका फल हम चाहे जिस दल में चले जाएं, भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। हम उससे बचेंगे नहीं कि हम उस पार्टी में थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए। ये मनोबल की बात होती है, आत्मबल की बात होती है, इच्छा शक्ति की बात होती है। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, विधायक विधायकी का काम छोड़ के कोई दूसरा काम ही करने लगते हैं, आखिर जनता विधायक क्यों बनाती है? देखिए ये काम विधायक का जो काम है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ लोग उसको व्यवसाय बना देते हैं। और जनप्रतिनिधि जो होता है वो पूरा का पूरा जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए। बिल्कुल। जो सरकार से आता है धन, वो जनता के बीच में पूरा धन जाना चाहिए। और उसको राजनीति को जो लोग व्यवसाय समझ करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो गलत है। और व्यापार अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। और मैं अपनी बात करता हूँ, मैं राजनीति को व्यवसाय नहीं समझता, और जो व्यक्ति राजनीति को व्यवसाय समझेगा वो सफल राजनेता नहीं हो सकता। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का। मेरा दूसरा कहने का भी मतलब है नेताजी, हाँ। जैसे विधायक का काम होता है कानून बनाना। हाँ। आज विधायक जो है नाली और घर का झगड़ा सुलझाते हुए नजर आते हैं। वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ। वो करना पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता है, प्रधान भी होता है, पार्षद भी होता है, ब्लॉक प्रमुख भी होता है, वो करते नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं निभ पाते। तो जो जिम्मेदार विधायक या सांसद होता है वो उसको निपटाता है और मोहब्बत में निपटाता है। मोहब्बत से निपटा देना चाहिए। दोनों, अगर हमारे दोनों लोग हैं या एक गांव के लोग हैं, सब हमारे लोग हैं, जो वोट दिया नहीं दिया, अगर हम विधायक बन गए तो सब हमारे लिए बराबर है ना। तो हम तो चाहेंगे कि झगड़ा हो ही ना, थाने तक मामला ही ना जाए, तहसील तक मामला ना जाए, हम ही निपटा दें, अच्छी बात है। लेकिन आत्मबल होना चाहिए इसके लिए, इसके लिए आत्मबल होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अच्छा नेताजी, ये बताइए 2022 में उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप किस करवट बैठते देख रहे हैं? अब देखिए हमारी अब ये आप ये समझ लीजिए कि हम लोग अभी तक जितना घूमे टहले बात जनता के बीच में कर रहे हैं, आज की डेट में हम 70% सरकार बना रहे हैं। हम 350 प्लस जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं। स्थिति ये है कि अगर कोई बहुत चाइना से या पाकिस्तान से फिर समीकरण से बनेगा क्या? नहीं, हम सबको जोड़ रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग है हमारी। हम ब्राह्मण को भी जोड़ रहे हैं, व्यापारी को भी जोड़ रहे हैं, हमारे साथ दलित भी जुड़ रहा है, हमारे साथ बैकवर्ड भी जुड़ रहा है, सब समाज हमारे साथ जुड़ रहा है। जो समीकरण से हमने 2012 में सरकार बनाया था, हमारा आज भी वही समीकरण है। आपको लगता है कि इंजीत सरोज के आने से पार्टी आपकी मजबूत हुई? अब मजबूत तो होनी चाहिए और मजबूत होगी। नहीं, आपको क्या लगता है जी नेता? अब दलित नेता है, बड़ा चेहरा है, और हम तो समझ रहे हैं कि उनके आने से पार्टी मजबूत हुई है। समझ रहे हैं कि हुआ है? नहीं, हुआ भी है, हुआ है। एक सवाल मेरा और है, बताए 2022 में चंदबली पटेल चुनाव जरूर लड़ेंगे? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे मैं लड़ूंगा कि नहीं। त्याग करने ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा वही करूंगा। मैंने 2017 में भी त्याग किया है, और 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे सिंबल भी दे दिया था। नहीं, जब 2012 में इनकी सरकार बनी थी, इतने कम वोटों से आप हारे थे। यहाँ इलाहाबाद की बात करूं तो 2 दर्जन दर्जा प्राप्त मंत्री थे। चंदबली पटेल को नहीं मिलना चाहिए था?
अब देखिए, हम दर्जा प्राप्त मंत्री के लिए हमने कभी उनसे कहा भी नहीं। आपको बता, मैंने कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गनर के लिए भी नहीं कहा। मुझे गनर की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं अपराधी हूं नहीं, मेरे ऊपर कोई 151 भी मुकदमा नहीं है, तो मुझे गनर की आवश्यकता भी नहीं थी। मैंने अपने किसी भी व्यक्तिगत काम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूरे 5 साल में नहीं कहा मैंने, लेकिन सार्वजनिक कार्य के लिए जो भी मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने बढ़ चढ़ के, मैंने एक पावर हाउस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांगा था, उन्होंने ऊर्जा मंत्री को बुला के उन्होंने कहा कि इनको 4 पावर हाउस दे दो। मैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 4 पावर हाउस लेके कहां बनवाऊंगा, लेकिन फिर मैंने आकर के एक दिन का समय लिया, मैंने कहा आप मुझे समय दे दीजिए। ऊर्जा मंत्री ने फिर तीसरे दिन मुझे फोन किया कि आप आइए और तुरंत बताइए, चूंकि लिस्ट जाना है मुख्यमंत्री जी के पास। मैं गया, बताया, चारों जगह पावर हाउस चारों जगह बने, आज चल रहे हैं। आज भाजपा सरकार उसको अपना बता रही है, लेकिन उद्घाटन हमारे सरकार में हो गए थे, उसके सब चालू हो गए थे। आपको ये लगता है कि सिराथू, मंझनपुर और चायल तीनों जगह समाजवादी पार्टी 2022 में अच्छा करेगी? हाँ, 2022 में तो हम तीनों सीट जीतेंगे, तभी तो 351 की हम बात कर रहे हैं। चलिए, आगे भी हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी, और चुनाव आते समय आप अंत में जो है चायल की जनता को क्या संदेश देना? हम चायल की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको चुनाव लड़ाते हैं, तो चायल के लोग अगर हमें जिता करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सरकार बनाने में हमें सहयोग करने के लिए भेज देगी जनता यहाँ की, तो हम वो काम करेंगे जो आज तक आज़ादी के बाद नहीं हुआ। ऐसे दावे तो बहुत लोग करते हैं, करते होंगे, 70 साल नहीं करते होंगे, लेकिन हमने 2012 से 17 के बीच में करके दिखाया है। हम विधायक नहीं थे। बसपा कहती है कि हमने देखे जिला बनवा दिया। हाँ, किया है, ये बात सही है कि बसपा का तत्कालीन मुख्यमंत्री थी मायावती जी, उन्होंने जिला बनाने का काम किया, ये बात सही है कि उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया। वो बौद्ध स्थली रही है, लेकिन पर्यटन का विकास जो होना चाहिए तो नहीं हुआ। पर्यटन का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चंदबली जी प्रयास करेंगे? हम प्रयास नहीं, हम आपसे बता रहे हैं कि करेंगे और करके दिखाएंगे। चायल की जनता से वादा है, पूरे जिले की जनता से वादा है कि मैं दिखाऊंगा कि काम कैसे होता है, क्योंकि इच्छा शक्ति है हमारे अंदर काम करने की। बिल्कुल। चंदबली जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, चायल से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता चंदबली पटेल जी थे। चंदबली पटेल जी का कहना है कि पूरे कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और आगामी चुनाव में तीनों विधानसभा सीटों जीतने का काम करेगी। अपने जीत के प्रति आश्वस्त होते हुए उन्होंने कहा कि अगर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे। उन्होंने त्याग पहले भी किया है, अब भी त्याग कर सकते हैं, लेकिन एक मजबूत दावेदार चायल विधानसभा से हैं। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी की इजाज़त। देखते रहिए मनोज तिवारी।